हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। यानी बाल विकास में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इससे देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, पूरी क्लास देखना है और जितना हम ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है, और जितना ये पीडीएफ में जितना सारा कुछ लिखा है, आपको साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और इसको 3-4 बार रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये मत सोचिए कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे एक नए क्वेश्चन हर बार पूछा जरूर जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यानी ठीक है, यानी इससे क्या पूछेगा कि बुद्धि क्या है, विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी बुद्धि परीक्षण यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है। फिर देखिए बुद्धि लब्धि क्या होती है। ठीक है, यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने ये मेन मेन क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बुद्धि क्या है। बुद्धि वह क्षमता है जिससे कोई व्यक्ति यह समझ पाता है कि किस समय क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि वह क्षमता है जिससे कोई व्यक्ति सोचता, समझता, सीखता और समस्या हल करता है। ठीक है, और सही निर्णय लेता है। यानी बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति देखिए सोच सकता है, समझता है, ठीक है, और उससे सीखता है। और किसी भी समस्या को अगर हल करना है, किसी भी समस्या को अगर हल करना है तो हम बुद्धि के द्वारा ही तो ये सारा कुछ हम कर पाते हैं। और सही निर्णय भी हम किससे ले पा रहे हैं, बुद्धि के द्वारा। तो देखिए उदाहरण समझिए, यानी जब कोई बच्चा यह समझ लेता है कि आग छूने से जलन होती है और अगली बार उसने उससे दूर रहता है, तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि बुद्धि का उपयोग कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि की परिभाषाएं। ठीक है, अगर आपको बुद्धि की डेफिनेशन पूछ रहा है, यानी बुद्धि क्या है या बुद्धि का अर्थ, ठीक है, तो जब भी आप बुद्धि की परिभाषा लिखें तो किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लिखें, फिर इसके बाद परिभाषा लिखें। ठीक है, तो इससे देखिए आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और नंबर भी नहीं काटे जाते। तो देखिए जब वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषा क्या दी है, तो बुद्धि कार्य करने की विधि है। ठीक है, ये क्या है, कार्य करने की विधि है। अगले देखिए मनोवैज्ञानिक है टर्मन। तो बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, सोचने की योग्यता है। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक देखे हैं बिने। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है 4 शब्दों में निहित है। एक है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है। अगले देखिए मनोवैज्ञानिक हैं रायबर्न। इन्होंने देखिए परिभाषा कौन सी दी है, यानी बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ठीक है, चलिए समझते हैं बुद्धि की विशेषताएं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। यानी बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो जो कि बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है। ठीक है, यह हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दूसरा है देखिए बुद्धि सीखने की क्षमता है। ठीक है, बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है। तीसरा पॉइंट है देखिए बुद्धि अतीत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, आगे देखिए बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। यानी बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन है, यानी जिन चीजों को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन उनके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए पॉइंट है बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। ठीक है, अगला देखिए छठा पॉइंट है लिंग भेद के कारण बुद्धि में भेद अंतर नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए बुद्धि के प्रकार, समझिए बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला है देखिए अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि क्या होता है, तो देखिए परिभाषा इसकी समझिए पहले। अमूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखे या छुए बिना भी समझ सकता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति धारणा, विचार, कल्पना, भावनाओं और सिद्धांतों आदि को समझने में सक्षम होता है। ठीक है, उदाहरण समझिए, यानी अमूर्त बुद्धि क्या होती है।
अमूर्त बुद्धि, न्याय है, प्रेम, ईमानदारी, लोकतंत्र जैसे विचार अमूर्त होते हैं। इन्हें हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। कोई बच्चा यह समझ जाए कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो वह अमूर्त बुद्धि का उपयोग कर रहा है। यानी किसका कर रहा है उपयोग? अमूर्त बुद्धि का उपयोग कर रहा है। अगला है देखिए मूर्त बुद्धि, या इसे हम कहते हैं स्थूल बुद्धि। ठीक है, परिभाषा समझिए। मूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं, क्रियाओं या प्रत्यक्ष अनुभवों को देखकर, छूकर उन्हें समझता है। यह बुद्धि वास्तविक, ठोस और प्रत्यक्ष चीजों से जुड़ी होती है। ठीक है, वास्तविक मतलब जो वस्तुएं हैं, आप देखते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, बच्चा गेंद को देखकर खेलना सीखता है, यह मूर्त बुद्धि है। ठीक है, जब अगर कोई बच्चा गेंद को देखकर खेलना सीख रहा है, तो ये अपनी कौन सी बुद्धि का उपयोग कर रहा है? तो मूर्त बुद्धि का उपयोग कर रहा है। कोई व्यक्ति मशीन को देखकर समझे कि वह कैसे काम कर रही है, ये भी कैसा है? मूर्त बुद्धि है। क्यों? क्योंकि देखिए जो व्यक्ति है वो मशीन को देख रहा है। ठीक है, अगला है देखिए बुद्धि लब्धि, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। इसे कहा जाता है इंटेलिजेंस कोशिएंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशिएंट। तो देखिए परिभाषा इसकी समझते हैं। बुद्धि लब्धि वह माप है जिससे किसी व्यक्ति की सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का स्तर जाना जाता है। ठीक है, यानी बुद्धि लब्धि से हम देखिए किसी की बौद्धिक स्तर को मापते हैं। ठीक है, देखिए सरल शब्दों में समझिए, आईक्यू यह बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कितनी तेजी और समझदारी से सोचता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, अगर दो बच्चे 10 साल के हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चा सवालों के जवाब बहुत जल्दी और सही देता है, तो उसका आईक्यू लेवल ज्यादा माना जाता है। ठीक है, यानी उसका आईक्यू क्या है? ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, नोट देखिए, आईक्यू कोई स्थायी चीज नहीं है, अभ्यास और अनुभव से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा आईक्यू कम है, ठीक है, तो कम किसी का नहीं होता है। अगर आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, ठीक है, और अनुभव से वो आईक्यू बढ़ भी सकता है। ठीक है, यह सिर्फ दिमागी क्षमता को मापता है। ये किसको मापता है? तो देखिए दिमाग की क्षमता को। इंसान की मेहनत, नैतिकता और व्यवहार इससे अलग होते हैं। यानी इंसान की देखिए मेहनत को नहीं माप सकता, नैतिकता को नहीं माप सकता, ठीक है, और ना ही उसके व्यवहार को माप सकता। केवल ये किसको मापता है? तो दिमागी क्षमता को। ठीक है, पोल और ब्रूस के अनुसार देखिए, बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, कोल और ब्रूस ने बताया। ठीक है, अगला देखिए, सबसे पहले टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार हमारे सामने रखा। उसने मानसिक आयु और वास्तविक आयु में अनुपात निकाला। ठीक है, और उसे 100 से गुणा किया। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में टर्मन की यह बहुत बड़ी देन है। ठीक है, बालक की शारीरिक आयु व मानसिक आयु की अनुपातिक स्वरूप को ही बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, यानी बालक की जो है शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु के अनुपात को हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। चलिए अब आगे समझते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र देखिए, तो बुद्धि लब्धि क्या होती है? देखिए मानसिक आयु बटे, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी हम अगर मानसिक आयु से वास्तविक आयु को भाग दे दें और 100 से गुणा कर दें, तो हमें बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू पता चल सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं मानसिक आयु, जिसे हम कहते हैं मेंटल एज क्या होती है। ठीक है, तो देखिए किसी बच्चे की अगर मानसिक आयु निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु वह उम्र होती है जितने साल के बच्चे, यानी जितने साल के बच्चे के जैसा कोई व्यक्ति सोचता है, समझता है और समस्याएं हल कर सकता है। जैसे देखिए, कोई अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो 8 में पढ़ता है, कक्षा 8 में पढ़ रहा है। अगर वो कक्षा 8 के सभी सवालों को सॉल्व कर रहा है, तो देखिए उसकी मानसिक आयु देखिए कितनी होगी? 8 ही होगी। ठीक है, मान लीजिए कक्षा 8 में पढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो देखिए पढ़ कक्षा 8 में रहा है, ठीक है, लेकिन वो सॉल्व कक्षा 8 के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, यानी वो उसका जो क्वेश्चन केवल वो कक्षा 5 लेवल तक ही सॉल्व कर रहा है, तो उसकी अगर मानसिक आयु देखी जाए तो 5 है। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ उदाहरण समझिए, अगर कोई बच्चा 10 साल का है,
लेकिन वह 12 साल के बच्चों बच्चों जितनी समझदारी से जवाब देता है, तो उसकी मानसिक आयु 12 साल मानी जाती है। ठीक है? अब मानसिक आयु कैसे निकाली जाती है? तो देखिए, मानसिक आयु को मापने के लिए विशेष आईक्यू टेस्ट या बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है? इस प्रकार आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये हमने देखिए आप ये है थोड़ा प्रायोगिक तौर पर आप बता सकते हैं कि ठीक है कि मानसिक आयु इतनी होगी, लेकिन अगर एक्चुअल में पूछा जाए कि मानसिक आयु अगर निकालना है, तो देखिए इसके आईक्यू टेस्ट होते हैं। ठीक है? चलिए अब अगला देखिए, 8 साल का बच्चा है, ठीक है? 8 साल का बच्चा है, वह 10 साल के बच्चों के सवाल सही-सही हल करता है। यानी कोई 8 साल का बच्चा है और वो जो 10 साल के बच्चे हैं, उनके सवाल जो है सही-सही सॉल्व कर रहा है। तो उसकी मानसिक आयु 10 साल होगी, ठीक है? यानी उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 10 साल। देखिए वास्तविक आयु क्या होती है जिसे कहते हैं रियल एज। यानी वह आयु जो किसी व्यक्ति के जन्म की तिथि से लेकर वर्तमान तिथि तक की गणना से प्राप्त होती है, उसे वास्तविक आयु कहते हैं। ठीक है? तो यानी वास्तविक आयु निकालना तो काफ़ी आसान है। वास्तविक आयु जितने साल के जैसे कोई व्यक्ति है, जितने साल का हुआ है, बस वही उसकी वास्तविक आयु है। चलिए अब आगे समझते हैं। बुद्धि, लब्धि और बौद्धिक स्तर, ठीक है? अगर देखिए 140 या उससे अधिक है किसी की बुद्धि, लब्धि, ठीक है? आईक्यू, तो बच्चा देखिए कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। ये सारणी आपको पूरी नोट कर लेनी है। फिर अगर देखिए 120 से 140 के बीच अगर कोई किसी की जो बुद्धि लब्धि है, ठीक ठीक है? तो उसका वो कैसा बच्चा होगा? अति श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है? अगर 110 से 120 के अंतर्गत है आईक्यू लेवल, तो वो श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाएगा, ठीक है? वो बालक कैसा होगा? श्रेष्ठ बुद्धि। फिर 90 से 110 है अगर, तो वो सामान्य बुद्धि होगा, ठीक है? वो कैसा बालक होगा? सामान्य बुद्धि। 80 से 90 के बीच में है, तो मंद बुद्धि होगा। कैसा होगा? मंद बुद्धि। अगर 70 से 80 के बीच है, तो क्षीण बुद्धि होगा। ठीक, कैसा होगा? क्षीण बुद्धि। फिर सातवां देखिए अगर 50 से 70 के बीच में है, यानी 50 से स्टार्टिंग है और 70 तक है, तो निश्चित क्षीण बुद्धि है। ठीक है? और आठवां देखिए अगर 25 से 50 के बीच में है, तो अल्प बुद्धि है। कैसा है? अल्प बुद्धि। अगला देखिए अगर 20 या 25 से कम है, 20 या 25 से कम है, तो मूर्ख बुद्धि माना जाएगा। यानी बालक जो होगा जिसका आईक्यू लेवल 20 या 25 से कम है, तो मूर्ख माना जाता है। ठीक है? अगला देखिए 10वां पॉइंट है 20 या उससे भी कम। ठीक है? 20 या इससे भी कम अगर है आईक्यू लेवल, तो वो महामूर्ख होगा। कैसा बच्चा होगा? महामूर्ख। बुद्धि परीक्षण, चलिए देखिए, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। ठीक है? यानी अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाना है, तो बहुत सारे देखिए बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। ठीक है? इसके आधार पर हम किसी की बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है? ये क्वेश्चन 2024 में शायद पूछा जा चुका है। अगला देखिए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, या इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो देखिए पहला समझते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। यानी यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ विनय ने किया था। किसने किया था? विनय ने। देखिए जो वैयक्तिक बुद्धि का परीक्षण एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो किसी एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, स्मृति, भाषा, ज्ञान और समस्या समाधान की क्षमता को मापने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। ठीक है? अगला देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है? यानी ग्रुप इंटेलिजेंस क्या होता है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक ऐसा मानसिक परीक्षण है जो एक ही समय में कई व्यक्तियों की बुद्धि या बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है। यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है? हम एक या एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण एक साथ कर सकते हैं। ठीक है? इसमें परीक्षक एक साथ कई लोगों को प्रश्न पत्र देता है और सभी एक निर्धारित समय में उसका उत्तर लिखते हैं। जैसे देखिए आपका जो एग्जाम होता है, इसमें कैसा परीक्षण होता है? सामूहिक बुद्धि का परीक्षण होता है। देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता होता है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे लड़के पार्टिसिपेट करते हैं एक परीक्षा में, ठीक है? तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं? सामूहिक बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है? अगला देखिए भाषात्मक और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। देखिए, सबसे पहले जब हमने पढ़ा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसी के अंतर्गत आता है भाषात्मक और क्रियात्मक, ठीक है?
तो पहला है देखिए भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है? इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, ठीक है? यानी व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। यह परीक्षण व्यक्ति की भाषा समझने, शब्दों का उपयोग करने, शब्दों में छिपे तर्क को समझने और शब्दों के माध्यम से सोचने की क्षमता को मापता है, ठीक है? भाषात्मक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण, तो देखिए पहला उदाहरण है कि पर्यायवाची यानी प्रश्न का समानार्थी शब्द क्या है? ये देखिए भाषात्मक परीक्षण है। विलोम शब्द, श्रेणी नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी बताइए। हाथी, गाय, बकरी, भेड़, ये कैसे हैं? भाषात्मक। देखिए अगला है पॉइंट, देखिए तर्क। अगर सभी पक्षी उड़ते हैं, अगर सभी पक्षी उड़ते हैं और कबूतर एक पक्षी है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? ठीक है। दूसरा है देखिए क्रियात्मक, ठीक है? इस परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्ति पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है। यानी जो ये परीक्षण है, किस पर किया जाता है? जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। ठीक है? इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थी को समस्यापूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं। देखिए जैसे चित्र के बिखरे, ये भिखारी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर है बिखरे। ठीक है? चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना। ठीक है? ये कैसा है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, चित्र श्रेणी पूर्ण करना, 4 आकृतियाँ दी गई हैं, 5वीं क्या होगी? ये कैसा है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। दर्पण छवि को पहचानना, आकृति मिलाना, पहेली जिसमें चित्रों के टुकड़े जोड़ने होते हैं। ठीक है? अगला है देखिए बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्या है? तो सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़ी बालकों का चुनाव करने में, पिछड़ी नहीं होगा यहाँ पर, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, ठीक है? फिर चौथा पॉइंट है बालकों का वर्गीकरण करने में और बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में। यानी बालक की जो कौन-कौन सी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनका ज्ञान करने में। छठा पॉइंट है बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।